सिस्टर अभिया सेंट पियर्स 10th कॉन्वेंट की एक स्टूडेंट जो वहां नन बनने आई थी। एक सुबह उसे प्यास लगती है तो वो उठकर किचन में पानी पीने जाती है, लेकिन वहां वो कुछ ऐसा देख लेती है जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। और कुछ देर बाद मिलती है तो उसकी डेड बॉडी, वो भी कॉन्वेंट के कुएं के अंदर। ऐसा सिस्टर अभिया ने किचन में क्या देख लिया था जिसकी कीमत उसे अपनी जान से चुकानी पड़ी। गाइज, ये केस इंडियन जुडिशियल सिस्टम के सबसे लंबे चलने वाले केसेस में से एक है। पूरे 30 साल लग गए सिस्टर अभिया को इंसाफ दिलाने में। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं कहानी की तरफ। 1992 का साल था। केरला के कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से टाउन में एक कॉन्वेंट हॉस्टल था, सेंट पियर्स 10th कॉन्वेंट। इस हॉस्टल में लड़कियां नन बनने आया करती थी। इसी हॉस्टल में रहती थी एक 19 साल की लड़की जिसका नाम था बीना थॉमस। बीना एक काफी इंटेलिजेंट लड़की थी। बीना नोज कि उसने आगे लाइफ में क्या करना है, तो वो अपनी स्टडीज को लेके काफी ज्यादा फोकस थी। उसका पूरा का पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ ही था ताकि वो आगे लाइफ में कुछ अचीव कर सके। नन बनने के बाद बीना को सब सिस्टर अभिया के नाम से बुलाया करते थे। 27 मार्च की सुबह थी एंड सिस्टर अभिया सुबह सुबह थोड़ा जल्दी उठ गई, अप्रॉक्स 4 बजे के आसपास, क्योंकि उनके एग्जाम्स आने वाले थे एंड एग्जाम्स की उसको तैयारी करनी थी। तो एंड थोड़ा टाइम पढ़ाई करने के बाद बीना को प्यास लगती है। वो अपनी डॉर्मेटरी से उठ के किचन की तरफ जाती है, बट जब वो किचन के पास पहुंचती है वो किचन में कुछ ऐसा देख लेती है जिससे उसकी पूरी की पूरी जिंदगी खत्म होने वाली थी। उसी वक्त सिस्टर अभिया वहां से गायब हो जाती है। कुछ देर बाद हॉस्टल में हफड़ा तफड़ी मर जाती है क्योंकि साथ की नन्स ने नोटिस किया कि सुबह से अभिया अपनी डॉर्मेटरी में नहीं है एंड वो यूजुअली कहीं भी बिना बताए ऐसे नहीं जाया करती थी। तो उसके जो साथ के लोग हैं, उसके फ्रेंड्स वगैरह, वो उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उनमें से कुछ लोग किचन की तरफ जाते हैं, वो नोटिस करते हैं कि किचन के फ्रिज का दरवाजा खुला पड़ा है, पानी की बोतल एक जमीन पर गिरी पड़ी है एंड अभिया की एक पैर की चप्पल किचन के अंदर पड़ी हुई है। एंड उसी टाइम किसी ने जोर से चिल्लाकर बोला कि अभिया कुएं के अंदर है। सब लोग भागे और उन्होंने वहां जाके देखा कि एक यंग नन की बॉडी कुएं में पानी के अंदर गल रही है एंड अभिया की दूसरे पैर की चप्पल भी उसी कुएं के पास पड़ी थी। साथ के लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक लड़की जो कल हमारे साथ हंस रही थी, खेल रही थी, अपने फ्यूचर की बात कर रही थी, आज उसके साथ एकदम से ये क्या हो गया, उसकी ये हालत कैसे हो गई। मौके पर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस आई, पुलिस ने बॉडी को उसी टाइम पोस्टमार्टम के लिए भेजा एंड मौके पर सारी की सारी चीजों की फोटोग्राफ्स क्लिक हो रही थी। अभिया की बॉडी की, चप्पल जहां पर मिली, किचन में गिरी हुई बॉटल्स की, तो सारे के सारे सबूत एज अ फोटो पुलिस वाले इकट्ठा कर रहे थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है एंड रिपोर्ट में बताया जाता है कि अभिया के सिर पर चोटों के निशान थे, मतलब उसके सिर पर कुछ बार बार मारा गया था एंड उसकी बॉडी पे भी कट्स के निशान पड़े हुए थे। सो ये चीज किस जगह इशारा कर रही है आप समझ सकते हो। बट इन सब चीजों को देखने के बाद पुलिस वालों ने सिर्फ एक लाइन बोली, इट्स अ सुसाइड। बिना किसी डिटेल स्टडी के, बिना किसी एनालिसिस के, बिना कोई प्रॉपर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स के फैक्ट्स को चेक करे, इस केस को सुसाइड केस बोल के बंद कर दिया जाता है। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है जितनी सुनने में लग रही है। गाइस, अगर आप यहां तक पहुंच ही गए हो तो प्लीज यार इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दो। बहुत मोटिवेशन मिलती है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो। लोकल्स और वहां के मीडिया हाउसेस ने बोला कि अगर अभिया को सुसाइड ही करनी थी तो वो सुबह 4 बजे का अलार्म लगा के स्पेशल उठ के क्यों सुसाइड करना चाहती थी। वो तो पूरी फोकस थी अपने करियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके। अभिया के सिर पर इतने ब्लंट इंजरी के निशान, हाथों पे छीना छपटी के निशान, कट्स के निशान एंड बॉडी का कुएं के अंदर मिलना एंड किचन के फ्रिज का दरवाजा खुला होना, एक चप्पल वहां, ये सब चीजें किसी और ही तरफ इशारा कर रही थी, जैसे कि किसी बहुत बड़ी साजिश को छुपाने की तैयारी चल रही हो। देखते ही देखते ये केस बहुत ज्यादा वायरल हो गया। लोग जवाब मांगने लगे बट जवाब किसी के पास नहीं था। पुलिस ने तो पहले इस केस को सुसाइडल केस बोल के बंद कर दिया था। केस को कई महीने बीत गए लेकिन इस केस पर अभी तक कोई भी फैसला नहीं आ रहा था। एंड इसी बीच एंट्री होती है इस केस की एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी की, जो थे एक्टिविस्ट जोमन थेन प्यूरेकल। आई थिंक मैंने नाम सही से लिया है, सॉरी अगर गलत नाम प्रोनाउंस कर दिया तो। जोमन एंड पब्लिक प्रेशर की वजह से ये केस एक बार फिर से ओपन होता है, लेकिन इस बार ये केस जाता है सीआईडी के पास। स्टार्टिंग से सारे के सारे सबूत फिर से इकट्ठे होते हैं। सीआईडी हर चीज की जांच बड़े तरीके से करती है, देखती है क्या चीज किस तरीके से हुई थी, सबूतों को फिर से इकट्ठा किया जाता है, फैक्ट्स फिर से चेक किए जाते हैं। बट इतनी मेहनत करने का क्या फायदा, क्योंकि लास्ट में सीआईडी ने भी वही बोल दिया जो पुलिस ने बोला था कि इट्स अ
सुसाइडल केस। मतलब आप लोग अंदाजा लगाइए कि ऐसी कितनी बड़ी ताकत होगी जिसको छुपाने के लिए पहले पुलिस से झूठ बुलवाया गया, अब CID से भी झूठ बुलवाया गया। ये केस जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल है नहीं। इस केस में आगे आगे ऐसी चीजें अनफोल्ड होती रहेगी जो आपको शॉक कर देगी कि भाई चल क्या रहा था। ये सब चीजें देखकर पब्लिक बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, लोग सड़कों पर उतर आते हैं, नारे लगाते हैं एंड बहुत ज्यादा पब्लिक आउटरीच होता है। एंड इन सब चीजों को देखकर सरकार को ये केस एक बार फिर से रीओपन करना पड़ता है एंड दिस टाइम ये केस जाता है CBI के पास। एंड बिलीव मी गाइस, ये केस इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि जब CBI के पास जब ये केस आता है तो CBI के एक फॉर्मर ऑफिसर वार्गीज P. थॉमस के बयान आते हैं कि जब मैंने अपने सीनियर्स को बोला कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है तो मुझे उसी टाइम इस केस से हटा दिया गया। एंड वार्गीज ने रिटायरमेंट के 9 साल पहले ही अपनी जॉब छोड़ दी। अगले कुछ साल तक केस खिंचता रहा, नए लोग आए, अलग अलग CBI ब्रांचेस को केस ट्रांसफर होता रहा, CBI टीम्स चेंज होती रही, लेकिन सबने लास्ट में लिखा इनसफिशिएंट एविडेंस। एक्चुअली बात यह है कि केस के इतने साल बीत जाने की वजह से पहले तो सबूत मिटने स्टार्ट हो गए। एक तो सबूत पहले ही छुपाए जा रहे थे, दूसरे अपने आप ही टाइम के साथ मिटने स्टार्ट हो गए। जो अभिया की बॉडी थी वो भी अब पूरी तरीके से डीकम्पोज हो गई थी क्योंकि उसे दफना दिया गया था। एंड जो उसके कपड़े थे उन कपड़ों को भी मौके पर ही जला दिया गया था। तो CBI के पास इतने सबूत नहीं थे। CBI टीम ने अभिया की पुरानी फोटोज को भी अब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के साथ मिलाकर देखा, एनालाइज किया एंड वहां से साफ साफ ये शो हो रहा था कि ये केस सुसाइडल तो किसी तरीके से नहीं है, ये है तो एक मर्डर ही। बट इस चीज को साबित करें तो करें कैसे, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया एविडेंस नहीं थे, जो थे वो टाइम के साथ खत्म हो गए एंड कुछ एविडेंस जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते केस के अंदर उनको बदला जा रहा था, मिटाया जा रहा था, छुपाया जा रहा था, अपने तरीके से पेश किया जा रहा था। एक समय ऐसा आ गया था कि ये केस फिर से लास्ट टाइम बंद होने की तदाद पे था। हर इंसान जो सिस्टर अभिया के लिए इंसाफ मांगना चाहता था वो अब नाउम्मीद हो चुका था क्योंकि बड़ी ताकतों ने उन सब की आवाज दबा दी थी। एंड ऐसे ही इस केस को 15 साल बीत जाते हैं। लेकिन आफ्टर 15 ईयर्स इस केस में एक एंट्री होती है एक और शख्स की। एंड आई थिंक उस शख्स को शायद भगवान ने ही भेजा था अभिया को इंसाफ दिलाने के लिए। ना वो कोई सरकारी वकील था, ना वो कोई CBI मेंबर था, ना वो कोई अभिया का रिश्तेदार था, वो था एक चोर। एक चोर की गवाही ने इस केस को एक ऐसा मोड़ दिया जिसने सबके होश उड़ा दिए। उस चोर ने बयान दिए कि मेरा नाम अडक्का राजू है एंड मैं उस दिन वहां चोरी करने गया था। जब मैं चोरी करने के लिए वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि एक इंसान ऊपर टॉर्च लेके घूम रहा है एंड वो इंसान थे फादर थॉमस कटूर। एंड उनको देखकर मैं डर गया एंड उसी टाइम वहां से भाग निकला। लेकिन वापसी के वक्त मैंने देखा किचन के पास 2 और इंसान भी थे जो थे फादर जोज पुट्रुकाइल एंड सिस्टर सेफी। इस बयान के बाद राजू से पूछा गया कि उसने मौके पर यह बात क्यों नहीं बताई, तो वो कहता कि मैं तो वहां चोरी करने ही गया था एंड अगर मैं सबको वहां बताता कि मैं वहां चोरी करने गया हूं तो सारे के सारे लोग मुझ पे ही शक करते। मैं क्या सबूत पेश करता कि मैंने उस दिन वहां पर किसी को देखा है। सो डर की वजह से 15 साल तक मैंने अपना मुंह बंद रखा। राजू के बयान के बाद सोचिए गाइस पुलिस ने क्या किया होगा। पुलिस ने वही किया जिस डर की वजह से 15 साल तक राजू चुप रहा। पुलिस ने इस केस का दोषी सीधा सीधा राजू को ठहरा दिया। उन्होंने बताया कि सिस्टर अभिया ने राजू को चोरी करते हुए देख लिया होगा एंड राजू ने डर के मारे पहले अभिया का मुंह दबा के उसके मार दिया होगा एंड उसके बाद बॉडी को कुएं के अंदर फेंक दिया होगा। अगले 2 महीने तक राजू को पुलिस की कस्टडी के अंदर रखा गया एंड उसके साथ हर तरीके का टॉर्चर किया गया, उसे मारा गया, मेंटली प्रेशर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ किस लिए, ताकि वो कबूल करे कि उसने सिस्टर अभिया का मर्डर किया है। लेकिन राजू इस चीज पर नहीं मानता। जब गुस्से से नहीं मानता तो उसको प्यार से ऑफर किया जाता है कि उसके घर का खर्च, उसके बच्चों की पढ़ाई, उसका अपना खर्चा, सब कुछ वो सियासती ताकतें उठा लेंगी। उसे कबूल करना पड़ेगा कि उसने ये मर्डर किया है। लेकिन राजू ने इन सब चीजों के बाद भी सच का साथ देने का सोचा एंड वो इस चीज को कभी भी कबूल नहीं करता एक चोर की सच्चाई के लिए। अब इस केस ने फिर से स्पीड पकड़ ली थी एंड ये केस फिर से रीओपन हो चुका था। जिन 3 सस्पेक्ट्स की राजू ने बात करी थी उन तीनों सस्पेक्ट्स के वकीलों ने पूरी की पूरी ताकत लगा दी राजू को गिल्टी प्रूफ करने के लिए, क्योंकि इससे केस कमजोर हो जाता। लेकिन राजू ने उस टाइम हार नहीं मानी। वो अकेला इंसान, एक चोर, पूरे के पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो गया।
एंड राजू की ये हिम्मत देखकर और लोगों के अंदर भी हिम्मत आई। धीरे धीरे सबूत मिलने स्टार्ट हुए, गवाह आने स्टार्ट हुए एंड केस से रिलेटेड धीरे धीरे बाकी सब चीजें भी अनफोल्ड होनी स्टार्ट हुई। पता लगना स्टार्ट हुआ कि आखिर हुआ क्या था। इन्हीं सब चीजों के बीच में एक शॉकिंग ट्रुथ बाहर आता है कि फादर थॉमस एंड सिस्टर सिफी के बीच में नाजायज संबंध थे। इसी बीच एक और गवाह हिम्मत कर बाहर आता है। वो हॉस्टल के पास ही रहता था। वो बताता है कि 27 मार्च 1992 को कि उसने फादर थॉमस का स्कूटर भी हॉस्टल के आसपास देखा था। एंड इस चीज को बाकी लोग भी कंफर्म करते हैं कि हाँ, फादर थॉमस गर्ल्स हॉस्टल में देखे गए थे। ये सब ट्रैक पर था। सारी की सारी चीजें धीरे धीरे बाहर आ रही थी, लेकिन अभी भी सच पूरी तरीके से बाहर आना बाकी था। तो अभया के वकीलों ने कोर्ट से डिमांड करी नार्कोस टेस्ट की। बहुत मेहनत के बाद तीनों मेन सस्पेक्ट्स फादर थॉमस, सिस्टर सिफी एंड फादर जोस, इन तीनों का नार्कोस टेस्ट होता है। नार्कोस टेस्ट के बाद सीडी रिपोर्ट आती है एंड गेस व्हाट, तीनों के तीनों बेकसूर। एंड अब आप सोचेंगे कि ये तीनों बेकसूर कैसे हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फिर से सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई। सीडी की क्लिप्स को एडिट कर दिया गया, उसको इस तरीके से पेश किया गया कि इन तीनों ने तो कुछ किया ही नहीं है। एंड जिस डॉक्टर ने उनका नार्कोस टेस्ट लिया था, उस डॉक्टर को भी उसकी ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया गया। एक बार फिर अभिया का केस बंद होने वाला था, क्योंकि नार्कोस टेस्ट की रिपोर्ट ने सीधे सीधे दिखा दिया कि भाई वो तीनों तो बेकसूर हैं। एंड ये केस फिर से राजू के एंगल की तरफ घूमने लग गया। इंसाफ के इतने पास पहुंचकर चीजें फिर से बदल दी गई। गाइस, हम जितना मर्जी बोल रहे हैं तो हम लास्ट में एक आम इंसान ही ना। पुलिस, सीबीआई, सीआईडी, इस केस के अंदर सबको इन्वॉल्व किया गया, बट सियासती पावर और पैसे ने उन सबके बयान बदलवा दिए जिसने इस केस में सच्चाई बोलने की कोशिश करी। राजू के साथ आपने देख लिया क्या हुआ, उस फॉर्मर सीबीआई ऑफिसर के साथ आपने देख लिया क्या हुआ, उस डॉक्टर के साथ जिसने नार्कोस टेस्ट लिया उसके साथ क्या हुआ। सब लोग उम्मीद हार बैठे थे। कोई चांस नहीं था इस केस का रीओपन होने का, क्योंकि केस बिल्कुल इस तरीके से दिखाया गया था कि वो तीन सस्पेक्ट्स बेकसूर हैं। लेकिन गाइस, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। जो ओरिजिनल नार्कोस टेस्ट की सीडी थी, उस सीडी को एक न्यूज चैनल पर किसी अननोन पर्सन ने लीक कर दिया। एंड आउट ऑफ नोवेयर वो क्लिप्स पूरे के पूरे देश में चल रही थी। एंड उन क्लिप्स के अंदर साफ साफ शो हो गया तीनों सस्पेक्ट्स मर्डर को डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअल में हुआ ये था कि सिस्टर अभिया ने उस रात कॉन्वेंट की किचन में कुछ देखा था। फादर थॉमस कटूर, फादर जोस, पुत्री क्याली और सिस्टर सैफी, दोनों फादर और सिस्टर सीफी किसी इंटीमेट या कह सकते हैं कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन के अंदर थे। एंड ये चीज सिस्टर अभिया ने देख ली थी। इसी वजह से उन तीनों ने एक ब्लंट ऑब्जेक्ट सिस्टर अभिया के सिर पे मारकर उसे जान से मार दिया एंड सिस्टर की बॉडी को कुएं के अंदर फेंक दिया। वो श्योर थे या तो ये एक एक्सीडेंट लगेगा या फिर एक सुसाइड, बट उन्हें क्या पता था कि उनका ये घिनौना सच आखिर 28 साल बाद बाहर जरूर आएगा। 22 दिसंबर 2020 वो दिन आया जिसका सबको पिछले 28 साल से इंतजार था। तिरुवनंतपुरम के स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने जजमेंट दिया। फादर थॉमस कटूर एंड सिस्टर सिफी को गिल्टी पाया गया मर्डर और एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए। फाइनल जजमेंट के बाद जज ने बोला, इट टुक 28 years, but the soul of Sister Abhiya can now rest in peace. कोर्ट ने उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी एंड फादर कटूर को एक्स्ट्रा सजा मिली ट्रेसपासिंग और सबूत मिटाने के लिए। एंड फादर जोस को जल्दी फ्री कर दिया गया बिकॉज नो कलेक्शन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट हिम। इस केस में 9 सीबीआई ऑफिसर्स बदले, 5 फाइनल रिपोर्ट्स लिखी गई और 30 साल लग गए एक सच को साबित करने में। So that's it guys, आज की वीडियो इतनी ही। होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको अगली वीडियो किस केस पर चाहिए।